एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बीसीके का चैप्टर 2, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, 3 वीडियोस में हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 2 के लिए अगेन पूरे चैप्टर को हम 3 क्लासेस में कवर अप करेंगे। क्लास 1 में हम कवर अप करेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू इट्स एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑफ द बिजनेस एंड इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। बेसिकली इस पार्ट में हम केवल और केवल इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पूरे चैप्टर में हमें बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड बातें करनी है, बट इस चैप्टर में जो मेजर फोकस है हमारा वो इन्वायरमेंट को ही हम अंडरस्टैंड करेंगे। बाद में हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्लास 1 रहेगी। क्लास 2 में वी विल डिस्कस कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के, बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, माइक्रो इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और भी कई पैरामीटर पे हमने उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट, देन हम डिस्कस करेंगे स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस है, एनवायरमेंटल एनालिसिस का एक तरीका है जिसे हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। हम ये स्वॉट मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन क्लास 3 में हम पेस्टल एनालिसिस डिस्कस करेंगे। अगेन एक एनवायरमेंटल एनालिसिस है और स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है तो हमें एनवायरनमेंट के जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए, सो दैट हम बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकें, ठीक है। अपने बिजनेस का हम ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो किस तरीके से हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए, स्ट्रैटेजिकली कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, ये यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज अगर हम क्लास 1 की बात करें तो क्लास 1 में हमें डिस्कस करना है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि सर ये एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय एनवायरनमेंट। बेटा ये जो सराउंडिंग्स हैं जहां पर हम लोग रह रहे होते हैं, जिनका हमारे ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई ना कोई इंपैक्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो बिजनेस जिन सर्कमस्टांसेस में ऑपरेट हो रहा है, जो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड हैं या जिनका बिजनेस के ऊपर कोई इंपैक्ट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सारे फैक्टर्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे अगर एक बिजनेस ऑपरेट हो रहा है तो गवर्नमेंट है, वहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कस्टमर है, जो उसे सप्लायर्स हैं, एनवायरनमेंट और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना कोई ना कोई इंपैक्ट छोड़ रहे हैं या डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं। तो इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। या बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में, जिस सर्कमस्टांसेस में बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, उन सर्कमस्टांसेस को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर व्हाई टू स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट, क्यों डिस्कस किया जाना चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे बिजनेस को सक्सेस मिले, क्योंकि बिजनेस की सक्सेस से बिजनेसमैन को फायदा तो होता ही होता है, साथ ही साथ में सोसाइटी का भी फायदा होता है। तो बिजनेस का सक्सेस होना बहुत जरूरी होता है और एक बिजनेस सक्सेसफुल तभी बनेगा जब उसको अपने एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा नॉलेज होगा। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट को, कस्टमर की नीड एंड वांट को, बदलते हुए समय को जिन्होंने सही से नहीं समझा, तो दे आर नो मोर at in present market। आज की डेट में बिल्कुल गायब है। Let's take the example of Nokia। Nokia was the leader in 2001, 2, 3, 4। इस दौरान में वो लीडर था पूरा, मतलब हर पूरी तरीके से इंडिया में अगर मोबाइल फोन की अगर बात करी जाती थी तो एक ही ब्रांड का नाम आता था, दैट वाज नोकिया। बट फिर क्या हुआ, नोकिया की केस स्टडी की अगर हम बात करेंगे बेटा, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन आया, एंड्रॉयड एप्लीकेशन ने अपना एप्लीकेशन सबसे पहले नोकिया को ऑफर किया हुआ था, बट नोकिया ने उसे मना कर दिया कि नहीं, हम आपके एप्लीकेशन को नहीं देंगे, हमें आपके एप्लीकेशन की कोई जरूरत नहीं है। और नोकिया अपने पुराने सिस्टम में ही चलता रहा और एंड्रॉयड ने वो एप्लीकेशन बाकी प्लेयर्स को, जैसे सैमसंग और जो भी प्लेयर्स थे, उनको दे दिया।
बेटा फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या सिचुएशन है, ये तो आपको भी बहुत अच्छे से जानकारी है कि आज की डेट में मार्केट से नोकिया पूरी तरीके से ऑलमोस्ट आउट हो चुका है। क्यों? क्योंकि नोकिया ने अपने को रिजिड बना लिया था, उसने एनवायरनमेंट को सही से नहीं समझा, एनवायरनमेंट को सही से एनालाइज नहीं किया और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली उसने अपने आप को चेंज नहीं करना चाहा। तो अगर चेंज आप नहीं करोगे एनवायरनमेंट के हिसाब से तो आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इस केस स्टडी से हमें एक बात ये समझ में आती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट का समझ में आना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको एनालाइज करना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए जरा बात करते हैं। मैं आपके मॉड्यूल से ही चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। मॉड्यूल में जो चीजें दी हुई हैं वो सफिशिएंट है और इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं इंट्रोडक्शन की बात करी है, कह रहे हैं अ बिजनेस इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर। ऑब्वियस है, ठीक है। इफ इट कैन conduct its operation effectively, its owner earns a reasonable return on their investment in the firm. In addition, it creates jobs for the employees. देखिए, अगर एक बिजनेस जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया, अगर वो सक्सेसफुली रन होता है तो ओनर को तो बेनिफिट होगा ही होगा, बट वो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होता है। सोसाइटी के लिए किस पॉइंट ऑफ व्यू पे बेनिफिशियल होगा? सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा वो बिजनेस, कस्टमर को सोसाइटी के लिए अच्छे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी तो जरूरी है, तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिटेड होता है। ठीक है, आप इसको रीड करेंगे, इसमें ऐसा कुछ और नहीं कहा गया हुआ है। यहां से पढ़ते हैं, कह रहे द वर्ल्ड कीप्स चेंजिंग। जो एनवायरनमेंट, वर्ड्स का मतलब यहाँ पर एनवायरनमेंट, वो क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली बदल रहा है, चेंजिंग। इट ऑलवेज एंड ऑलवेज विल। और कह रहे हैं ऐसा भी नहीं है कि यहां पर आगे ये रुक गया है, ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। द बेसिक चैलेंजेस फॉर एनी कंपनी और फॉर द लिविंग, फॉर द मैटर और फॉर इन लिविंग थिंग्स, मतलब हर किसी के लिए, इवन जैसे हम कहते हैं ना डायनासोर्स जो पहले हुआ करते थे लेकिन एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को उन्होंने चेंज नहीं किया और वो गायब हो गए। आज जैसे कि आप देख रहे हो कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट, तो उसने हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया है। तो अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करते, हम अपने तरीके को चेंज नहीं करते, हम अपने बिजनेस के डिलीवरी, बिजनेस नहीं चेंज होंगे बट बिजनेस के करने का तरीका चेंज होगा, अगर उसको हम चेंज नहीं करते हैं तो हो सकता है हम मार्केट में सर्वाइव ना कर पाए या हमारी ग्रोथ ना हो पाए। तो जैसे कि आज की डेट में इस सिचुएशन में वर्चुअल एक हमारी कंपल्सन बन गई, तो अगर मैं वर्चुअल नहीं आ रहा हूं मैं, तो बेटा मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को बेटर गुड्स एंड सर्विस, बेटर सर्विसेज नहीं दे पाऊंगा, बेटर एजुकेशन नहीं दे पाऊंगा। तो हेंस हमें क्या करना पड़ेगा? अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो वी नीड टू चेंज, हमें भी चेंज होना पड़ेगा फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। And to survive over the long term, the company must have two capabilities. दो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए फॉर द सर्वाइवल। पहली है एबिलिटी टू प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब होता है सक्सेसफुली ग्रो अप, मतलब हम प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पर कर रहे हैं, मतलब ग्रो कर रहे हैं, सफलता पूर्वक ग्रो करने को हम क्या कहते हैं? प्रॉस्पर। तो हमें हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा एबिलिटी टू चेंज, एंड वी मस्ट रेडी टू चेंज, वी हैव टू अडॉप्ट द चेंज, ठीक है। एनवायरनमेंट अगर चेंज होता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हमें उस चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हम उस चेंज को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं बेटा, तो ये हमारे कहीं ना कहीं बिजनेस पे इंपैक्ट करेगा, हमारे सर्वाइवल पे इंपैक्ट करेगा। एक डेफिनेशन दी हुई है, कह रहे हैं चार्ल्स डार्विन ने, इसे हम डार्विन का भी सिद्धांत कहते हैं, लॉ ऑफ डार्विन का। सर ये डार्विन कौन थे? ये बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशंस वगैरह, बहुत वो बातें कर रिसर्च करी हुई है। सर यहाँ पर हम बायोलॉजी से डेफिनेशन वगैरह, बट मैं कहा था ना बेटा कि यहाँ पर हमने जो इंफॉर्मेशन ली हुई है इस सब्जेक्ट को समझने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी है, कई जगह से ली हुई है। तो यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन बायोलॉजी से ली हुई है जिसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहे हैं? इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव। कह रहे हैं यहाँ पर वो नहीं जो स्ट्रॉन्ग है वो सर्वाइव करेगा, नो। नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, ना ही वो सर्वाइव करेगा जो मोस्ट इंटेलिजेंट है, बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज।
सरवाइव वो करेगा हु इज रेडी टू चेंज, हु रिस्पॉन्ड्स द चेंज, इफ देयर इज एनी चेंज एंड ही इज रेडी टू अडॉप्ट द चेंज, ही विल सरवाइव। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो बिजनेस जो बड़े हैं वो जरूरी नहीं सरवाइव करेंगे। जैसे कि आपने नोकिया को देखा, नोकिया पूरे इंडिया की मार्केट में फैला हुआ था बट आज सरवाइव नहीं कर रहा है। तो सरवाइव कौन करेगा? हु इज रेडी टू अडॉप्ट द चेंज। बाकी प्लेयर्स ने कस्टमर की नीड एंड वांट को समझा, रिक्वायरमेंट को समझा, उनकी जरूरत को समझा एंड अकॉर्डिंगली दे हैव चेंज देयर सेल्फ एंड नाउ दे आर सर्वाइविंग, नाउ दे आर ग्रोइंग। बट नोकिया वो रिजिड रहे, उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। उन्हें लगता था नहीं नहीं बस ठीक है, हम तो हमें चलता रहेगा, क्या दिक्कत है। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया कि अब नोकिया कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, कह रहे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम जो लोग स्ट्रगल करते हैं सर्वाइवल के लिए, और इस स्ट्रगल के दौरान कई बार कुछ जो स्पेसीज, मतलब इन्होंने बायो के पॉइंट ऑफ व्यू पे कहा, कुछ प्रजातियां जो होंगी ना वो विलुप्त भी होंगी, जो चेंज नहीं होंगे, कुछ नई प्रजातियां भी आएंगी, नया डेवलपमेंट भी होगा। इन्होंने बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है, तभी हम देखते हैं कुछ नए तरह के प्रजातियां भी डेवलप होती हैं और पुरानी कुछ खत्म भी होती हैं। जैसे हम डायनासोर्स वगैरह की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को, जबकि वो बहुत पावरफुल होते थे बट उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, और चेंज ना करने की वजह से क्या हुआ बेटा, चेंज ना करने की वजह से ना दे आर नो मोर इन दिस अर्थ, इस प्लैनेट पे अब वो नहीं है। ठीक है बेटा, इसके बाद यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल बातें करी गई हैं, ये आपको रीड करनी है कि कितनी फर्म है ऑल ओवर वर्ल्ड में, कितनी हर साल डेवलप करी जा रही हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, एक बार रीड करिएगा, इसमें ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देन हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि वो सारे सर्कमस्टांसेस जो बिजनेस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं, उन सारे सर्कमस्टांसेस को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। पुरानी अगर स्टडीज की बात करें तो पहले केवल हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंसीडर करते थे, ठीक है, बट अब मॉडर्न अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की एनालिसिस की बात करें तो हम एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों की बात करते हैं, क्योंकि इंटरनल में भी बिजनेस के अंदर उसके एम्प्लॉइज हो गए, मैनेजमेंट हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं उसके रिसोर्सेस हैं जो कहीं ना कहीं उसकी कैपेबिलिटी पे, उसकी सक्सेस पे, उसके सर्वाइवल पे फर्क डालते हैं। तो बिजनेस की आज की डेट की अगर बात करें तो बिजनेस का एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, मतलब वो फैक्टर जो बिजनेस की रीच के बाहर है, आउट ऑफ द रीच ऑफ द बिजनेस, और वो फैक्टर जो बिजनेस के अंदर है, मतलब कंट्रोलेबल फैक्टर है। तो वो दोनों फैक्टर ही आपकी बिजनेस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके सर्वाइवल पे, उसकी सक्सेस पे किसी न किसी तरीके से इंपैक्ट डाल रहे होंगे। तो इन सारे फैक्टर को कलेक्टिवली हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पर जो डिस्कशन किया गया है, यहाँ पर डिस्कशन में इन्होंने आउटसाइडर्स की पे पहले ज्यादा फोकस किया है, बाद में ये कहेंगे कि सर यहाँ पर आउटसाइडर के साथ साथ जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो भी कंसीडर किया जाना चाहिए। कह रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट्स ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, फैक्टर्स एंड कंडीशन दैट exert some degree of impact on the business decisions, strategies, action taken by the firm। कह रहे हैं वो एक्सटर्नल सारे फैक्टर जो किसी न किसी तरीके से बिजनेस की स्ट्रैटेजी हो, बिजनेस की सक्सेस, ग्रोथ और सर्वाइवल पे फर्क डालते हैं। दैट इज सक्सेस, ग्रोथ और सर्वाइवल डिपेंड कर रही है ऑन द स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, इन सब पे अगर बिजनेस की फर्क, डिसीजन मेकिंग पे अगर बिजनेस की फर्क डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सारे फैक्टर्स आपके कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, एनवायरनमेंट कहलाएंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाएंगे। यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इनका मेजर फोकस एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए, बट बेटा ध्यान रखिएगा आगे इस बात को हम डिस्कस करेंगे कि आज की ये थोड़ा सा पुरानी डेफिनेशन है। अगर हम मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस की बात करेंगे तो वहां पर उन्होंने किया हुआ है कि जितना इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उतना इंपॉर्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट है। डिफरेंस इस बात का होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोलेबल नहीं है, जबकि इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हम डिस्कस करेंगे। The success of the business firm is generally depend on its business environment. A successful business has to identify, हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है अपने एनवायरनमेंट को, अप्रेस करना है अपने एनवायरनमेंट को, एंड रिस्पॉन्स टू द
वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन इट्स एनवायरनमेंट। देखिए जब ये एनवायरनमेंट अभी हम पढ़ेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग। तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये चेंज होता रहता है, और जब ये चेंज हो रहा है तो ये इट ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो जब चेंजिंग कोई चीज है तो उसमें चेंजिंग होने की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, कुछ थ्रेट्स भी आएंगी। एंड इफ वी आर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड, we need to identify that what opportunities has arises or what threats has been arises। तो जब तक हम उन अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को नहीं समझ पाएंगे, तब तक उसके हिसाब से हम कैसे प्लान आउट कर पाएंगे। हेंस इट इज द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन कहूंगा ये बिजनेस की स्ट्रैटेजी है कि बिजनेस को अपने एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअस बेसिस पे ऑब्जर्व करना चाहिए, कंटिन्यूअस बेसिस पे उसका एनालिसिस होना चाहिए, सो दैट इफ देयर इज एनी चेंज तो वो अकॉर्डिंगली अपने आप को उस चेंज से क्या कर लें, एडजस्ट कर लें। तो चेंज हो रहा है तो देयर माइट बी सम अपॉर्चुनिटीज और देयर माइट बी सम थ्रेट्स। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ने का, वो ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर अपॉर्चुनिटीज हो रही है तो हम उन अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करने की कोशिश करें, जो हमारे रिसोर्सेस, उन रिसोर्सेस को उन अपॉर्चुनिटीज की ओर लगाएं, और अगर कोई थ्रेट्स अराइज हो रहे हैं तो हम थ्रेट से अपने बिजनेस को बचाने की कोशिश करें। सर हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएंगे, किस तरीके से प्लानिंग करेंगे। इस वजह से हमें बिजनेस को एनालाइज, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। तो कह रहे हैं द बिजनेस मस्ट कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड अडॉप्ट itself to the environment if it is to survive and prosper। करें if business want to grow, if business want to survive, then it has to monitor its environment। अपने environment को इन्हें monitor करना पड़ेगा, continuously उसको observe करना पड़ेगा, उससे होने वाली opportunities and threats को समझना पड़ेगा, then only एक लॉन्ग टर्म में आपका सर्वाइवल होगा, अदरवाइज एक लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस का सर्वाइवल नहीं होगा। यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि बिजनेस एक फर्म है तो जो सप्लायर हैं, जो कस्टमर हैं, कॉम्पिटिटर हैं, क्रेडिटर हैं, गवर्नमेंट हैं, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिसका इंटरेस्ट बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। और अगर इस फर्म के अंदर की बात करें तो अंदर में इसके एम्प्लॉइज होंगे, मैनेजमेंट होगा, और कुछ इनके रिसोर्सेस हैं, वो भी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। अकॉर्डिंग टू ब्रूक एंड जॉर्ज, the environment includes factor outside the firm which can lead to opportunities or threats of the firm, although there are many factors that most important of the factor are socio-economic, technological, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स। क्या है, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो बिजनेस में फर्क डालते हैं, बट ये कुछ खास फैक्टर हैं जिनको हमें कंटिन्यूअसली बेसिस पे ऑब्जर्व करना है, जिनका बिजनेस पे इंपैक्ट होता है। इनके हिसाब से थोड़ी सी ओल्ड डेफिनेशन है, इनके हिसाब से जो एनवायरनमेंट है दैट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर ओनली, बट आज की मॉडर्न अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर कंसीडर किए जाएंगे। मॉडर्न ऑथर इंक्लूड्स बोथ internal and external factor that influence the business policies and action as integral element of the business। क्या है, आज की डेट में अगर हम पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं तो we need to understand the external environment as well as internal environment, उतना ही important internal environment है। चलिए, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की बात समझ में आ गई। बिजनेस एनवायरनमेंट को हम और बेटर तरीके से समझेंगे इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सर ये कैसा है बिजनेस एनवायरनमेंट? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सिंपल वर्ड में हम याद रखें, कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट सिंपल, इट्स नॉट टू इजी टू द बिजनेस। एनवायरनमेंट को एनालिसिस करना आसान नहीं है, देयर आर सो मेनी फैक्टर व्हिच आर imposing some impact और imposing some threats on the business, जिनका इम्पैक्ट है बिजनेस के ऊपर। तो वो सारे जो फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर को स्टडी करना, उनको आइडेंटिफाई करना एक डिफिकल्ट वर्क है। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से बिजनेस इज कॉम्प्लेक्स। बिजनेस हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। कह रहे हैं द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवेंट्स, कंडीशन एंड इन्फ्लुएंसेस arises from different sources. It is difficult to comprehend at once the factor constituting a given environment। क्या सारे फैक्टर को कंसीडर कर पाना डिफिकल्ट होता है। That's why we used to say the environment is complex। ठीक है बेटा, all in all environment is complex, that is somewhat
easier to understand in part but difficult to grasp in totality। किसी एक पार्ट को अगर आप समझना चाह रहे हो तो ये बहुत आसान है, बट अगर ओवरऑल एनवायरनमेंट को अगर आप अच्छे से ग्रास्प करना चाह रहे हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट सिंपल, इट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट इज कीप्स ऑन चेंजिंग, फिक्स नहीं है कि एक बार डिसाइड हो गया बस यही चलता रहेगा, इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग, बदलता रहता है। तो दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। एनवायरनमेंट कैसा है बेटा? डायनेमिक, दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन नेचर। डायनेमिक की जब भी बात आए, सिंपल का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट क्या होता रहेगा? कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा? चेंजिंग। तो यहां पर मैं कह सकता था, कॉम्प्लेक्स के केस में मैं कह सकता था डिफिकल्ट, और यहां पर चेंजिंग। ठीक है, समझ में आ गई बात? मल्टीफेस्ड, मल्टीफेस्ड एनवायरनमेंट क्या है? मल्टीफेस्ड है सर। मल्टीफेस्ड का मतलब क्या है? कहते हैं दोहरे चेहरे वाला है। देखिए, एक एनवायरनमेंट का जो अगर चेंज होता है तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होता है, तो किसी के लिए क्या हो जाता है? थ्रेट्स हो जाता है। तो चेंज एक है, बट वही चेंज किसी एक व्यक्ति के लिए किसी दूसरे तरीके से परसीव किया जाएगा, और किसी दूसरे बिजनेस के लिए किसी दूसरे तरीके से परसीव किया जाएगा। मतलब कहने का, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होगा तो किसी के लिए थ्रेट्स होगा। कोई किसी एक सिचुएशन से कुछ अपना अलग परसेप्शन निकाल रहा होगा, तो कोई दूसरा पर्सन कुछ अपना परसेप्शन निकाल रहा होगा। तो इट हैज मल्टीफेस्ड। ये कैसा है बेटा? मल्टीफेस्ड है। कह रहा है फॉर रीचिंग इम्पैक्ट। फॉर रीचिंग बिजनेस का कैसा इम्पैक्ट है बेटा? फॉर रीचिंग इम्पैक्ट। फॉर रीचिंग इम्पैक्ट का मतलब हो गया कि भैया इसका इम्पैक्ट इमीडिएट तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट एक लंबे समय पर बिजनेस की ग्रोथ, सर्वाइवल, सक्सेस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो रहे हो, अपने आप को अपडेट कर रहे हो, तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जाएगा, या नहीं कर रहे तो भी इसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म बियर करना पड़ेगा। जैसे दोबारा फिर नोकिया सर्वाइव कर ही नहीं पाई, ठीक है, उन्होंने, अगर उनकी हम बात करें तो वो बाद में विंडोज का सिस्टम लेके आए, बट फिर वो मार्केट में उनको एक्सेप्ट नहीं किया, वो सर्वाइव नहीं। ठीक है बेटा, तो अल्टीमेटली इतना इंपैक्ट पड़ा उस एक डिसीजन का कि आज पूरी तरीके से मार्केट से बाहर है। ठीक है, कह रहा था एनवायरनमेंट हैज अ फॉर रीचिंग इंपैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड critically on environment in which it exists. Any environmental change has an impact on organization in several different ways। तो कई तरीके से और लंबे समय तक आपका इम्पैक्ट रहेगा। तो ये है आपका फॉर रीचिंग इम्पैक्ट। यस, तो हमने क्या पढ़ लिया बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कौन कौन से हो गए? इट इज कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक, मल्टीफेस्ड, फॉर रीचिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक, मल्टीफेस्ड, फॉर रीचिंग। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बहुत कठिन है। और डायनेमिक का मतलब है इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग। समझना क्यों कठिन था, कॉम्प्लेक्स क्यों था? बिकॉज देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर हैं। मल्टीफेज का क्या मतलब है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो, या जो इसका जो सामने वाला बंदा बिजनेस को, एनवायरनमेंट को अगर परसीव कर रहा होगा तो उसका अपना खुद का एक अलग परसेप्शन होगा। कहने का सिंपल सा मतलब हो गया, किसी के लिए अगर अपॉर्चुनिटी है, एट द सेम टाइम ये किसी के लिए थ्रेट भी हो सकता है। ठीक है, फॉर रीचिंग इम्पैक्ट का मतलब कि अगर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है जिसके बिजनेस को इम्पैक्ट एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से इम्पैक्ट पड़ेगा। करेक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। भाई क्यों जरूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट? व्हाई टू स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट? क्यों पढ़ना चाहिए हमें? क्यों समझना चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट को? व्हाई टू अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट? तो क्यों समझना चाहिए? डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अगर हम कंटिन्यूअस बेसिस पे अपने एनवायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा जल्दी, और हमारे कॉम्पिटिटर्स की तुलना में हमें थोड़ा सा जल्दी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का पता चलेगा। तो अगर अपॉर्चुनिटीज हमें पहले से पता चल जाएंगी तो वी प्लान फॉर दैट, हम उसके लिए प्लानिंग करेंगे, हम विल ट्राई टू इनकैश द अपॉर्चुनिटीज, हम उन अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से अगर थ्रेट्स हैं तो उनसे हम ओवरकम करने के लिए प्लानिंग कर लेंगे, ओवरकम करने के लिए कोशिश कर लेंगे। इस वजह से जरूरी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना। गिविंग डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ, और ये हमें ग्रोथ की एक दिशा निर्देशन करती है कि नाउ वेयर वी हैव टू गो। हमें अगर पता चल जाए कि आगे मार्केट कैसे चेंज होने वाला है, किस तरीके से काम करने हैं होगा, तो उसका हमें एक रास्ता, रोड मैप बताते हैं कि हाँ भाई आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है,
और कंटिन्यूअस लर्निंग, और जब हम इन्वायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो कीप्स ऑन चेंजिंग, हमारी लर्निंग कैसी हो जाती है, कंटिन्यूअस बेसिस पे हो जाती। द मैनेजर्स आर मोटिवेटेड टू कंटिन्यूअसली अपडेट देयर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल टू मीट द प्रिडिक्टेड चेंज। जो चेंज होने भाई, उन चेंज को होने वाले ना, प्रोडक्शन कर रहे हो, जब हो जाएंगे तब आपको पता चला तो क्या फायदा, आपको होने से पहले उसको आपको प्रोडक्ट करना है, भापना है। इमेज बिल्डिंग, environmental understanding helps the business organization in improving their image by showing their sensitivity to the environment in which they operate। भाई अगर ऐसा है कोई चेंज हुआ और आप उस चेंज से पहले से तैयार थे, तो जो आपके कस्टमर होंगे वो समझेंगे इस बात को कि नहीं, ये एक अच्छी फर्म है और ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, एनवायरमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, और जो सिचुएशन चेंज हुई है उस सिचुएशन में हमारे सपोर्ट करने के लिए आज खड़े हुए हैं। तो इससे आपकी ब्रांड बिल्डिंग बनती है। क्या बनती है बेटा? ब्रांड बनेगी, इमेज बनेगी। और मीटिंग कंपटीशन, और ऐसा करके ऑब्वियस सी बात है कि आप कॉम्पिटिशन्स को बेटर तरीके से आप अपनी कॉम्पिटिशन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है बेटा, समझ में बात आ रही है? यस और नो? कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है बेटा? दोनों साथ साथ चलते हैं। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव। अगर आप जब तक एनवायरनमेंट को नहीं समझोगे तो क्या डिमांड है, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगी क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा, तब तक आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बेसिकली आपका बिजनेस कभी सक्सेस नहीं होगा, सर्वाइवल नहीं होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं यहां से देखिए, ये आप देख लीजिए कि एक बिजनेस है, ठीक है, ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, एनवायरनमेंट ऑब्वियस सी बात है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो बेटा, एक बिजनेस इनपुट ले रहा है, किसके रूप में ले रहा है? मैन, 5M, जिन्हें हम कहते हैं 5Ms, दैट इज मैन, मनी, मटेरियल, मेथड एंड मशीन्स। ये बिजनेस ने इनपुट के रूप में लिया और बाद में बिजनेस ने आउटपुट दिया, आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के रूप में इन्होंने आउटपुट दिया। तो अल्टीमेटली ये इनपुट भी ले रहे हैं एनवायरनमेंट से, ठीक है बच्चों, और आउटपुट भी दे रहे हैं सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, और इन पे बिजनेस पे बहुत सारे अदर फैक्टर्स का इंपैक्ट भी पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं बेटा? कह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज का भी एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हुई तो बिजनेस को जानकारी होना चाहिए, बिजनेस को अकॉर्डिंगली अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को इन्होंने समझाया हुआ है, आप डिस्कस कर लीजिएगा। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब सिंपल सी बात है कि कल के दिन कोई पॉलिसी चेंज होती है, गवर्नमेंट के टैक्स रूल चेंज हो जाते हैं, कोई लॉ चेंज हो जाता है, तो वो लॉ को बिजनेस को अपने में क्या करना पड़ेगा? अपने में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बिजनेस को काम करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये इंफॉर्मेशन आपको इन्वायरमेंट से मिली, तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। सर यहाँ पर तो कुछ नहीं कहा गया है, यहाँ पर बात करी गई है सर डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो यूजफुल डेटा इज इंफॉर्मेशन। तो अगर जैसे कोई चेंजेस होता है वो मेरे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है तो मेरे लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा, बट किसी दूसरे बिजनेस के लिए क्या है? जस्ट अ डेटा। ठीक है बेटा, यस और नो? चलिए आप इसको रीड करेंगे, इसमें कोई ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। देन है एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस। मैंने आपको बात समझा दी है कि हाउ वी एक्सचेंज द रिसोर्सेस। हम एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, मैन, मनी, मटेरियल, मेथड और मशीन्स, जिसे हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कई बार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कह देते हैं। तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें मिल कहां से रहे हैं? इन्वायरमेंट से ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ेंगे। एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है।
कई बार बिजनेस का इंपैक्ट इन्फ्लुएंस बिजनेस का इन्वायरमेंट का पहले कहेंगे। कई बार इन्वायरमेंट का इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर इतना होता है, इन्फ्लुएंस इतना होता है, पावर इतना पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है कि बिजनेस हैज टू चेंज अकॉर्डिंगली। इन्वायरमेंट के हिसाब से बिजनेस को चेंज करना पड़ता है। बट कई बार कुछ बिजनेस बेटा इतने प्रोएक्टिव होते हैं कि उनको वो इन्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं, उनके हिसाब से इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? मतलब दो चीजों हो गई, इन्वायरमेंट का इस तरीके का फोर्स है, इंपैक्ट है, बिजनेस हैज टू चेंज। कई बार कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं, ऐसे क्रिएटिव लोग होते हैं, ऐसे इनिशिएटर्स होते हैं जो बिजनेस को चेंज करने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो जियो क्या किया बेटा जियो ने भारत में टेलीकॉम के बिजनेस को पूरी तरीके से चेंज होने पे मजबूर कर दिया। एनवायरमेंट ने इन्हें चेंज नहीं किया, इन्होंने एनवायरमेंट को चेंज कर दिया। बेटा रिलायंस ऐसा ही करती है। पहले जमाने में जब जो इनकमिंग के भी हमारे 2002 के दौरान में, 2001 या इवन 2000 के दौरान में अगर बात करें तो इनपुट मतलब इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, आउटगोइंग के भी पैसे लगते थे। फिर रिलायंस अपना एक छोटा सा वो लेके आया, छोटा सा मोबाइल, उन्होंने इनकमिंग फ्री कर दी, बहुत सस्ते प्लान लेके आया। तब भी उन्होंने इंडिया में जो टेलीकॉम का मार्केट था वो चेंज किया था। और आज जियो ने भी टेलीकॉम के मार्केट को बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज कर दिया है कि आज आप देखिए हर किसी को जियो के अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ा, हर किसी के डेटा प्लान जो भी हो गए सब कुछ जियो के अकॉर्डिंग हो गए। तो ये क्या हुआ, ये एक प्रकार से बिजनेस का इंफ्लुएंस एंड पावर था जिसकी वजह से एनवायरनमेंट चेंज हुआ। इसी तरीके से कई बार एनवायरनमेंट का इंफ्लुएंस एंड पावर होता है जिसकी वजह से बिजनेस को चेंज होना पड़ता है। ये यहां पर बात लिखी हुई है, इसको आप पढ़िएगा। एक और एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है इन्होंने पतंजलि का, बाबा रामदेव। बेटा बाबा रामदेव ने क्या किया कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए, आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट, और जिस तरीके से हम कहें, हाँ आयुर्वेद का ही हम कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, और केमिकल प्रोडक्ट को इन्होंने अवॉइड करने की बात करी, आयुर्वेदिक पे इन्होंने फोकस किया। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट्स पे इन्होंने फोकस किया। तो इन्होंने मार्केट को ही चेंज कर दिया, लोगों की सोच चेंज कर दी। अदरवाइज भारत में बहुत पुराने जमाने में आयुर्वेदिक चीजें यूज होती थी, फिर बीच में आयुर्वेदिक खत्म हो गया, हम केमिकल पे पूरी तरीके से डिपेंड हो गए। हाँ वो बात अलग, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि बाबा रामदेव केमिकल यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट अच्छा है बेकार है, वो भी मेरा वो डिस्कशन नहीं। बट बाबा रामदेव हैज चेंज्ड द माइंडसेट ऑफ द कस्टमर, हैज चेंज्ड द आइडियोलॉजी ऑफ द एनवायरनमेंट। उन्होंने एनवायरनमेंट की आइडियोलॉजी को चेंज कर दिया। क्या मेरी बात समझे? कैसे आइडियोलॉजी को उन्होंने चेंज कर दिया बेटा, कि आज की डेट में हर कोई अब इस बात पे आयुर्वेदिक पे फोकस करने लगा। और इसका एक आपका एग्जांपल भी है कि आप देखिए कि उनको सक्सेस भी मिली हुई है इस एफएमसीजी फील्ड में। ठीक है, केवल किस वजह से कि उन्होंने जो बेस बनाया ना वो आयुर्वेदिक को बेस बना के बनाया, तो उन्होंने मार्केट को चेंज किया। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि जो इंपैक्ट है ना, जो एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर, वो किसका, बाबा रामदेव, पतंजलि का इन्फ्लुएंस और पावर इतना इन्फ्लुएंस इतना पॉजिटिव था, इतना पावरफुल था कि एनवायरनमेंट को चेंज होना पड़ा। यस, क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस यस, चलिए बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्स टू इस एनवायरनमेंट, कि अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हम एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, तो हाउ ऑर्गेनाइजेशन हैज टू रिस्पॉन्स, कैसे वो रिस्पॉन्स कर सकती हैं, कैसे वो रिस्पॉन्स करती हैं। तो कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव द कैपेसिटी टू मॉनिटर एंड मेक सेंस ऑफ देयर एनवायरनमेंट। वो क्या कर सकें, एनवायरनमेंट को मॉनिटर भी कर सकें और साथ ही साथ में सेंसिबल तरीके से उनका मॉनिटर होना चाहिए। दे आर टू रिस्पॉन्ड appropriately और अकॉर्डिंगली उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। दे मस्ट आइडेंटिफाई एंड अटेंड टू दोज एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट एंड फीचर्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू गोल अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस। कह रहे हैं हम एनवायरमेंट तो बहुत एंगल से चेंज हो रहा होगा, बट हमें सबकी बात नहीं करनी, हमें उन फैक्टर्स पे फोकस करना है जो हमारे गोल पे इंपैक्ट लेके आएंगे। तो उनको हमें अच्छे से समझना है और अकॉर्डिंगली हमें रिस्पॉन्स करना है। कह रहे हैं 3 क्लासेस ऑफ रिस्पॉन्स आर डिस्कस्ड बिलो। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स,
भाई इन्वायरमेंट चेंज हुआ है तो हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। जैसे आज की डेट में कहा है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो 30% एम्प्लॉइज के साथ बिजनेस करिए, सोशल डिस्टेंसिंग को यूज करते हुए बिजनेस करिए, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेंज। द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट आर एडमिनिस्ट्रेटिव, दे इंक्लूड्स द फॉर्मेशन और क्लेरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मिशन, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, बजट, ये सारी चीजें इंटरनल पार्ट में है। वो मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको एसेटिक, तो अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे कि हम इस शिफ्ट में काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे, ये एम्प्लॉय काम करेंगे, ये इस दिन आएगा, तो बहुत सारी चीजें होंगी जो हमें एनवायरमेंटल चेंज के हिसाब से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइजेशन हैज टू चेंज अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपने तरीके, काम करने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट। कॉम्पिटेटिव रिस्पॉन्स, कॉम्पिटेटिव रिस्पॉन्स का मतलब है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने जियो का एग्जांपल दिया कि जियो ने अपनी पॉलिसी चेंज करी, तो जो उसके कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और दे हैव आल्सो चेंज देयर पॉलिसी, उन्होंने भी अपनी प्राइसिंग चेंज कर दी, उन्होंने भी अपने पैकेज चेंज कर दिए। तो कॉम्पिटेटिव रिस्पॉन्स है। कैसा रिस्पॉन्स है? कॉम्पिटेटिव रिस्पॉन्स। कॉम्पिटेटिव रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट typically are associated with for-profit firm but can also apply to non-profit and governmental organizations. Such action seeks to enhance the organization performance by establishing a competitive advantages over its rivals. जो भी उसके competitors हैं उनकी तुलना में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपका competitive response होगा। अकॉर्डिंगली आप चेंज नहीं करेंगे तो सर्वाइव नहीं करेंगे। कॉम्पिटेटिव रिस्पॉन्स बेटा हर किसी को करना पड़ता है, अगर आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तब भी, अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तब भी। करेक्ट। कलेक्टिव रिस्पॉन्स, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्स की कहानी बेटा समझिएगा इसको। कई बार क्या होता है कि एनवायरनमेंट इस तरीके से चेंज हो रहा है कि हर किसी को बिजनेस करने में डिफिकल्टी नजर आ रही है, तो जो उस बिजनेस के प्लेयर हैं, कई बार जब ओलिगोपॉली मार्केट होती है इस तरीके के जहां नंबर ऑफ प्लेयर्स कम हैं, तो जो प्लेयर हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो कॉमन पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, एक साथ मिलकर, क्योंकि चेंज है, अगर वो मिलकर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो सर्वाइवल उनका डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे आज की डेट में जो टीचिंग का सिस्टम है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है कोरोना की वजह से। तो अब अगर जो टीचर्स हैं वो एक ऐसा इनिशिएशन ले सकते हैं कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्स करें, मिलके, कुछ रिसोर्सेस मेरे पास हैं तो कुछ रिसोर्सेस किसी और के पास हैं, और हम मिलके इस सिचुएशन को क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मार्केट की चेंज होता है, आज अगर कोई थ्रेट्स आई है तो दैट माइट बी एन अपॉर्चुनिटी, हम उसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात। तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्स का मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन कैन कोप अप विद द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल डिपेंडेंस एंड uncertainty through increased coordination with other organization. Collective response help control interdependency among the organization and includes such method as bargaining, contracting, co-opting, creating joint venture, फेडरेशन, स्ट्रैटेजिक अलायंस, ऐसे करके बहुत कुछ करके हम क्या कर सकते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्स कर सकते हैं। बेटा क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ करके हम लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, कोई दिक्कत हो तो यहां पर बताइए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाई एनवायरमेंटल एनालिसिस, क्यों एनवायरमेंटल एनालिसिस किया जाना चाहिए। तो वैसे बताइए, आप बताइए क्यों किया जाना चाहिए। भाई अगर हम एनवायरमेंट को बेटर तरीके से एनालाइज करेंगे तभी तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं, यूटिलिटीज ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, एनवायरमेंटल एनालिसिस करने के फायदे क्या। तो कह रहे हैं फॉर एनवायरमेंटल एनालिसिस स्ट्रैटेजिस्ट गेट टाइम टू एंटिसिपेट अपॉर्चुनिटीज and to plan to take optional response to these opportunities। कह रहे हैं अगर आपको environmental analysis आप कर रहे होगे तो आपको opportunities पता चल जाएंगी, उन opportunities को आप anticipate कर सकते हो, उनको आप अपने फ्यूचर के रेवेन्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और it also help strategists to develop an early warning system to prevent
थ्रेट, अगर कोई थ्रेट आ रही है तो देखिए हम थ्रेट को अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हम एक अलार्म दे सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कि ये थ्रेट आने वाली है, प्लीज बी रेडी फॉर दैट, तैयार हो जाइए। जैसे सर इस बात पे और मैं थोड़ा सा क्लियर, जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है, आप एस्ट्रोलॉजी, कुछ लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, जो हो रहा है हम उसे चेंज नहीं कर सकते, डेफिनेटली जो हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट अगर कोई चीज का थोड़ा सा आइडिया मुझे पहले से हो जाए ना, तो हम उसके लिए अपने माइंड को मेकअप कर सकते हैं, हम उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर मुझे ये पता चल जाए कि बारिश होने वाली है और मुझे बाहर जाना है, तो बारिश को मैं नहीं रोक सकता हूं बेटा, बट मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकता हूं कि मैं रेनकोट लेके जाऊं, अम्ब्रेला लेके जाऊं, अकॉर्डिंगली मैं, जैसे आज की डेट में बारिश, किसानों को बेटा अलार्म कर दिया जाता है कि इस दौरान बारिश होगी, ऐसा ये करके क्या किया जा रहा है, बेसिकली ऐसा करके ये किया जा रहा है कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके, उनको बचाया नहीं जा सकता, होगी तो होगी, बट उनको मेंटली प्रिपेयर, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट मिल जाएगा। Correct? It is clear that because of difficulty to assessing the future, not all future event can be anticipated। देखिए फ्यूचर को एंटिसिपेट करना, डिस्कस करना, एसेस करना कठिन होता है, तो हम हर एक इवेंट को एंटिसिपेट नहीं कर सकते, बट कुछ खास चीजें हैं जिन्हें एंटिसिपेट किया जाना चाहिए, जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। करें पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, तीन पर्पस दिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। करें द एनालिसिस should provide an understanding of current and potential changes, जो चेंज हो चुके हैं और जो चेंज हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी देगी, जिसके हिसाब से हम अपने आप को क्या कर लें, तैयार कर लें। सेकेंड, एनवायरमेंटल एनालिसिस शुड प्रोवाइड इनपुट फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। हमें पता चल जाता है कि अब व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजिक डिसीजन, आगे के हमारे डिसीजंस किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ये हमें पता चल जाता है। देन कह रहे हैं थर्ड, द एनवायरमेंटल एनालिसिस शुड फैसिलिटेट and foster strategic thinking in the organization, typically a rich source of ideas understanding। वो भी वही बात कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का जो दायरा है वो बढ़ा सकते हैं, और जिसके हिसाब से हम प्रोएक्टिव होके अपना काम कर सकते हैं। कि स्ट्रैटेजी होती है, हम प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी कहते हैं, प्रोएक्टिव होके हम काम कर सकते हैं, प्रोएक्टिव होके हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एनवायरमेंट को। देन बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग की। ये बेटा जो कॉन्सेप्ट था लगभग खत्म हो गया, ये कुछ वो चीजें हैं जो हमें थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। कह रहा ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर। हमने देखा एनवायरनमेंट मस्ट बी स्कैन्ड टू एज टू डिटरमाइन डेवलपमेंट एंड फोरकास्ट ऑफ फैक्टर दैट विल इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। हम ये एनवायरनमेंट जो स्कैनिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जिसके के लिए हम अपने आप को अकॉर्डिंगली तैयार कर रहे हैं, जिससे हम अपने गोल को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। Environmental scanning can be defined as a process by which organization monitor their relevant environment to identify opportunities and threat affecting their business। स्कैनिंग का यही बेटा पर्पस होता है बेटा। इन स्कैनिंग स्ट्रैटेजीज, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं तो इंटरनल फैक्टर को करेंगे, परसीव्ड एनवायरमेंटल चेंज जो हमने चेंज किए उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रैटेजिक चेंज कर लेंगे, तो फैक्टर्स को करके हम अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करेंगे। इस वजह से हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर रहे हैं। कह रहा था फैक्टर विच नीड टू बी कंसीडर फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग आर इवेंट, ट्रेंड, इशू एंड एक्सेप्शन। इवेंट, कौन से इवेंट अकर हो रहे हैं, आर इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक अकरेंस टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट एनवायरमेंटल सेक्टर। तो कोई अगर ऐसा कुछ होने वाला है, कोई इवेंट अगर होने वाला है तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। ट्रेंड को हमें ध्यान रखना है कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है। इशूज की कोई ऐसा कुछ इशू चल रहा हो एनवायरमेंट में जिसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, और एक्सेप्शंस को भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये कंपोनेंट की बात हमें बाद में करनी है, शायद अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है जो हम वैसे पढ़ चुके हैं, बट फिर भी इन्होंने दिया है तो 5 मिनट बात कर लेते हैं, आप रीड कर लीजिएगा। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस। इन्वायरमेंट बिजनेस पे किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। अभी तक हम बेटा यही पढ़ते आ रहे हैं कि कई तरीके से बिजनेस को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। ये आप इसकी रीडिंग करें। इन्वायरमेंट फैक्टर्स एंड कंस्ट्रेंट आर लार्जली इफ नॉट टोटली external and beyond the control of individual industry enterprises and their management. These are essentially the giver within which the firm and their management must operate in a specific country, and they very often
ग्रेटली फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, वो बता रहे हैं वो चेंज होते रहते हैं, सारी बातें उन्होंने कोई नई नहीं कही हुई है, ये भी आप रीडिंग करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं कहा हुआ है। कैडबरी का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, कैडबरी के एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कंप्लेंट रिसीव अक्रॉस इंडिया ऑफ वॉर्म्स इन चॉकलेट फ्यू इयर्स बैक, ऐसा आया था कि कैडबरी में क्या है, कीटाणु है, तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बिकम क्वेश्चनेबल, सेल ड्रॉप, रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रो ऑर्डर। ठीक है, तो बेटा बात मेरी समझ में आ गई कि ऐसा कुछ जैसे मैगी में कई बार निकल के आया था कि मैगी में नॉन वो बीफ मिलाते हैं, ये करते हैं, ऐसे करके कभी कभी कुछ रूमर्स आ जाते हैं। इन हाउस क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट द कोर्स, ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने रिसर्च करी। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इम्प्रूव पैकेजिंग, 90 डेज के अंदर उन्होंने मार्केट में एक नया पैकेज लेके आ गए थे। एक्चुअल में ये हुआ इस वजह से था कि इनकी जो पैकिंग थी, अब इसमें प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, बट ये जब कस्टमर के यहाँ जो रिटेलर था, जब रिटेलर के यहाँ पर रखा रहा तो उसको केयर करने के लिए अच्छे से तरीके नहीं था, तो उसने एक्सपायर्ड भेज दिया, तो उसको खराब हो गया, उसको जिस तरीके से प्रिजर्व करना चाहिए था रिटेलर को, उस तरीके से प्रिजर्व नहीं किया, इस वजह से खराब हो गया। तो बेटा पता है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने हर रिटेलर को वो एक बॉक्स, आप देखते हो ना कैडबरी का बॉक्स हर जगह दिखता है, रखा होता है, वो एक बॉक्स उन्होंने दे दिया कि आप इसमें प्रिजर्व करके रखिए, इसमें अगर आप प्रिजर्व करके रखेंगे तो वो सेफ कंडीशन में रहेंगी। तो अकॉर्डिंगली जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ था उनको उन्होंने अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया, और अगर वो ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं करते तो आउट ऑफ द मार्केट होते। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, केस स्टडी है। बिजनेस फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर एनवायरनमेंट, आप देखो एक बार रीड कर लो, कुछ भी नहीं है, कह रहा फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, फर्स्ट सेकेंड वही फ्रेमवर्क में भी कुछ नया नहीं कहा होगा। कह रहा इट इज यूजफुल टेकिंग इनिशियल व्यू ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ अनसर्टेन, भाई हम कोई बिजनेस अगर देख रहे हैं तो हमें ये देखना है कि भाई हमारा जो बिजनेस है, जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा हो, कितना अनसर्टेन है, कितनी जल्दी चेंज हो सकता है। The next step might be auditing of environmental influences, हमें अपने environmental influences को audit करना है, पहले देखना है कि हमारा environment कितना change होने वाला है, फिर उसकी audit करनी है, और final step focus more towards an explicit consideration of the immediate environment of the organization, for example competitive arena in which the environmental operate, हमें जो environment का explicit external जो part है उसको भी अच्छे से एनालाइज करना है, और जिससे कि हम अपना सर्वाइवल कर सकें। एक इन्होंने कोको कोला का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये सब एक्सटर्नल हैं, उसका जो पेप्सी जो आपकी कॉम्पिटिटर हो जाएगा, ठीक है, रिलीजियस गुरुज, हेल्थ अवेयरनेस, पैकिंग और स्कीम एंड प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है, सेंसिबिलिटी, सीजनलिटी, नेचुरल थिंग्स, ये सारी बातों को हमें एक्सटर्नली ध्यान रखें। सर ये रिलीजियस गुरु क्या, कई बार समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो कह देते नहीं पेप्सी नहीं, इसमें ये है वो है, ऐसा नहीं करेंगे ये वो, तो इनसे भी इन्वायरमेंट को क्या करना है, इनसे भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, फाइट करना है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक केस स्टडी दी है, एक कैडबरी की दी है, और एक कोको कोला के बारे में थोड़ा सा बताया है कि किन किन चीजों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हम पे इम्पैक्ट डाल रहे होंगे। ठीक है बेटा, होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने अच्छे से समझ लिया। सिंपल वर्ड में हम कहें तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है कि जिन सर्कमस्टांसेस में बिजनेस ऑपरेट हो रहा है वो सर्कमस्टांसेस कलेक्टिवली हम उन्हें बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय।